नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 7 चरण में लोकसभा चुनाव का सिलसिला अब खत्म हो चुका है और ऐसे में 543 सीटों का फैसला होगा 4 जून को। 4 जून की तारीख बताएगी कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी दोबारा वापसी करते हुए तीसरी बार हैट्रिक लगाकर प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर यहां पर सरकार बदलेगी और प्रधानमंत्री का चेहरा बदलता हुआ नजर आएगा। देश भर में पूरा राजनीतिक माहौल इस वक्त हो चुका है, फैला हुआ है और ऐसे में बिहार पर नजर घुमाए तो बिहार में सियासत जो है काफी ज्यादा यहाँ पर गर्माती हुई नजर आ रही है। और बात कर लेते हैं नीतीश और लालू के यहाँ पे जो संबंध आ रहे हैं निकल के, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार यहाँ पर जल्दी एनडीए से बगावत कर सकते हैं। तो इस तमाम मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अमन जी हमारे साथ मौजूद है। तो अमन जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से बिहार में सियासी हलचल चल रही है, नीतीश कुमार बार बार यहाँ पलटी मारते हुए दिख रहे हैं, अब लालू प्रसाद यादव का भी रुख करते हुए दिख रहे हैं, इधर ललन सिंह की एंट्री हो जाती है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देंगे? देखिए, बिल्कुल अभी चुनाव जिस तरह से आपने कहा कि 7 चरण का चुनाव खत्म हो गया है और पूरी तरह से अब कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि 7 चरणों में देश ने तमाम तरह के कह सकते हैं इलेक्शन कैंपेन देखे, तमाम तरह की चुनावी रैली देखी है, तमाम तरह के चुनावी वायदे देखे। अब वो वायदे, वो चुनावी रैलियां, वो समर्थन कितना कारगर साबित होता है, ये 4 जून को पता लगेगा। जब मतपेटी खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, उस वक्त पूरी तरह साफ हो जाएगा कि किस तरह से जो रुझान दिया है देश ने वो किसके प्रति दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आपने बिहार के सिलसिले में की है, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराए की बात नहीं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि जैसा उनका रुख लग रहा है, जिस तरह का उनके हाव भाव लग रहे हैं, वो ये बताते हैं कि वो बीजेपी से खुश नहीं। आपने देखा कि जब पटना रैली के दौरान, यानी कि पटना में जब रोड शो हो रहा था पीएम मोदी का, उस गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर पीएम मोदी के साथ में नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद थे और हैरानी उस वक्त हुई देख के जब पीएम मोदी तो बीजेपी का कमल का निशान लिए हुए थे, साथ में नीतीश कुमार को भी कमल का निशान लेकर खड़ा होना पड़ा। यहीं से लगा कि उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज हो गए और अगले दिन जब नामांकन था वहां पर भी वो नहीं जाते हैं। तो ये तमाम जो चीजें ये बताती हैं कि इस तरह से जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी से खफा होकर अलग राह अपनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। देखिए, तेजस्वी ने भी ये बात कही है कि 4 जून के बाद बिहार के अंदर कोई बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि जो सीटों का हार जीत का फैसला होगा उसके आधार पर बीजेपी भी कोई बड़ा रुख अपना सकती है और साथ में नीतीश कुमार भी देखेंगे कि उनका कितना फायदा हुआ है और कितना घाटा उनको बीजेपी के साथ जाकर हुआ। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आने वाले 4 जून के बाद उभरते हुए सामने आएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि हम बिहार में कोई बड़ा खेला होते हुए जरूर देखने वाले हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर जो पलटी मारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि 2025 का चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में अब नीतीश कुमार को फैसला करना है कि उनके बीजेपी के साथ चलना है या फिर तेजस्वी यादव के साथ वापस जो सरकार बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आना है। क्योंकि अगर बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनके ऊपर हावी होती हुई नजर आ सकती है, बीजेपी उनके ऊपर दबाव बनाती हुई नजर आ सकती है। और ये बात नीतीश कुमार बाखूबी समझ रहे हैं कि जब उनको अपनी पार्टी का सिंबल पकड़ा दिया जाता है तो कहीं कल ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी पे ही एक तरीके से कब्जा कर लिया जाए। क्योंकि कमल का निशान जब नीतीश कुमार लेकर चलते हैं तो जाहिर बात है कि अपनी पार्टी के ऊपर जो निशान है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। और यही बात है कि कई जो जानकार राजनीति के, सियासत के, वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई नीतीश कुमार यहाँ पर अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक तरीके से अब जो आरजेडी उसकी तरफ जाकर अपना रुख कर सकते हैं। क्योंकि पीएम मोदी पूरी तरह से, यूं कहें बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर नजरें लगाए हुए है कि जरा सा भी कोई इधर कोई चीज हो वो पूरी पार्टी को कैप्चर करते हुए नजर आए। आपने देखा भी कि सम्राट चौधरी बारंबार ये बात कह रहे हैं कि सीएम जो बनेगा वो बीजेपी की तरफ से इस बार बनने वाला है। जी, तो सीएम बीजेपी की तरफ से बनने वाला है, ऐसा सम्राट चौधरी यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान है। तो अमन जी, पूरी स्थिति को देखा जाए तो जिस तरीके से पुराने आंकड़ों पर नजर अगर घुमाई जाए तो उसको देखते हुए ये समझ में आता है कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर हमलावर हो रहे हैं और यहाँ पर मीडिया के कैमरों में हमेशा कैद रहते हैं और तमाम बयानबाजी यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ करते हुए नजर आए हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, उनको आराम की जरूरत है, तमाम ऐसी चीजें उन्होंने कही हैं। तो इसको देखते हुए क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की होड़ में नीतीश कुमार को यहाँ पर पछाड़ते हुए दिख रहे हैं, नीतीश कुमार की यहाँ पर आलोचनाएं करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बात सही कहा, क्योंकि सम्राट चौधरी खुद भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि भाई सीएम पद का अगर सेहरा कोई बांध किसी के सर बंधे तो उनका नाम क्यों नहीं आगे आना चाहिए। आपने देखा सीएम पद को लेकर सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो सम्राट चौधरी है। तो बिल्कुल इस पर दिखाई देता है कि बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी जो है खुद को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, खुद को ज्यादा ऊपर लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की। आपने देखा कि लगातार चुनाव प्रचार के
के दौरान भी जिस तरह से लालू यादव परिवार के ऊपर उन्होंने हमला बोला है, उनके बच्चों के ऊपर हमला बोला, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है, उसको लेकर भी आपस में जो कह सकते हैं वाद विवाद होता हुआ नजर आया पॉलिटिकल तौर पर अगर देखें, और लगातार बयानबाजी दोनों तरफ से होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन उनके दिल में जरूर ये मंशा रही होगी कि भाई किसी भी तरह से जो सीएम की गद्दी है बिहार की वो उनको मिलना चाहिए, और आने वाले दिनों में जो बात कह रहे हैं कि सीएम बीजेपी की तरफ से होने वाला है, तो इसी का प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। जेडीयू को भी एक तरीके से बीजेपी अपने अंदर में लेना चाहेगी कि अगर वो पार्टी उनके साथ मिल जाती है तो यहाँ पर बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है बिहार के अंदर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह का माहौल बिहार के अंदर क्रिएट किया, जिस तरह से 251 रैलियां करके कहीं ना कहीं बिहार की जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है, वो ये बताता है कि वो तमाम नेताओं के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। और रिजल्ट भी अगर आरजेडी के पक्ष में या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में अगर आता हुआ नजर आया तो यहाँ पर कोई बड़ा खेला भी हो सकता है। और ये बात सम्राट चौधरी या तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि अगर आरजेडी का मुकाबला करना है तो जेडीयू को अपने पाले में मिलाना होगा। अब क्या वाकई ऐसा हो पाता है, रिजल्ट के बाद क्या कहानी बदलती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला होने वाला है। तो बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की अभी बात करी अमन जी ने कि वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्टिव दिखे चुनावी माहौल में, और जनसभाएं काफी उन्होंने की हैं। जिस तरीके से अमन जी ने जिक्र किया, सबसे ज्यादा जनसभाएं करने वाले नेता माने जा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव के दौरान। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इस वक्त आरजेडी जो है वो तमाम यहाँ पर बिहार में राजनीतिक पार्टियों पर हावी होती हुई दिख रही है और एक्टिव भी काफी है। जिस तरीके से अगर रोहिणी आचार्य को लेकर बात की जाए तो रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उसको देखते हुए राजीव प्रताप रूडी उनके सामने 2 बार के लोकसभा सांसद सारण सीट से यहाँ पर थे, तो उसके बावजूद भी रोहिणी आचार्य ने जोरों शोरों से यहाँ प्रचार प्रसार करा। तेजस्वी यादव भी उनके प्रचार प्रसार में उतरे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर आरजेडी का पक्ष मजबूत हो जाता है। यहाँ पर बीजेपी बिहार में सारण लोकसभा से पिछड़ती हुई नजर आती है। अगर बात कर लें पूर्णिया लोकसभा सीट की, तो पूर्णिया में पप्पू यादव ने जिस तरीके से रैली और जनसभाएं की हैं और तमाम प्रचार प्रसार किया अपनी पार्टी को लेकर, तो पूर्णिया में यहाँ पर बीजेपी पीछे रहती हुई दिखती है। तो पूरे अगर बिहार का आंकड़ा उठाकर देखा जाए अमन जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार की जो 40 सीटें, जो पिछली बार 39 सीटें एनडीए ने यहाँ कब्जाई थी, तो अब 39 में से यहाँ पर लगभग जो सीटें आने वाली हैं वो जहां तक आंकड़ा अगर देखा जाए अंदाजन, तो 20 से 25 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में आती हुई दिख रही हैं और तमाम सीटों पर यहाँ पर हार होती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, और बिहार की बात जाहिर सी बात है, 40 सीटों की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो सीटें हैं उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल 2019 में अगर हम देखें तो एनडीए कुनबे के पास तकरीबन 39 सीटें आई थी, एक सीट जो कांग्रेस पार्टी के कब्जे में आई किशनगंज की, उसके अलावा 39 सीटें बीजेपी को मिली। लेकिन देखिए लोगों में इस बार गुस्सा इस बात को लेकर ज्यादा था कि जब 39 सीटें हमने आपको दी तो आखिर आपने बिहार के लिए क्या कुछ किया, विशेष राज्य की आप बात करते थे वो आपने नहीं कहा। 17 सालों से तकरीबन देखा जाए 3 या 4-5 बार के आसपास नीतीश कुमार सीएम दिखाई पड़ रहे हैं जो बिहार के, तो ऐसे में सब कुछ आपके पास होते हुए बिहार के लिए आपने क्या विकास किया, इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया। तो क्या यहाँ पर इस बार 15 से 20 सीटें आरजेडी या इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती हैं? बड़ा प्रश्न अपने आप को उभर कर सामने आ रहा है। साथ में क्या बीजेपी इस बार 15 से 20 सीटों का लॉस एक तरीके से कहें वो बिहार में खा सकती है? अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए वापसी करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर 15 से 20 सीटें इंडिया के गठबंधन के खाते में आती है तो यहाँ से उनकी नई ऊर्जा मिलती हुई नजर आएगी, और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वहां पर मजबूती के साथ में वो लोगों के बीच में जा सकेंगे। और बीजेपी का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो गया होगा, तो इस बात को अच्छे से जानती है बीजेपी। अब इसी की तमाम कह सकते हैं कि लीपापोती में अपनी पार्टी के साथ में जुटना पड़ेगा उनको, अगर ऐसा रिजल्ट बाकी 4 जून को निकलकर सामने आता है। फिलहाल अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ये बात जरूर कही जा सकती है, बिल्कुल कह सकते हैं पुख्ता तौर पर, कि अगर ऐसे रिजल्ट आते हैं तो बीजेपी का दबाव में आना तय माना जाएगा। और जो आंकड़े निकल कर सामने आए उसके आधार पर आरजेडी और इंडिया गठबंधन लगातार दबाव बनाती बीजेपी पे नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन के दबाव के चलते यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर अगर कहें एनडीए जो है, तमाम एनडीए के दल यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आते हैं बिहार की राजनीति में। अगर थोड़ी सी नजर यूपी की तरफ अगर अमन जी घुमा ली जाए, तो यूपी में जिस तरीके से इस बार लोकसभा का चुनाव प्रचार का
चुनाव का प्रचार प्रसार किया गया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे मायावती एक्टिव दिखती हैं, अखिलेश यादव एक्टिव दिखते हैं, पल्लवी पटेल एक्टिव दिखती हैं, और साथ ही अगर बात करें चंद्रशेखर रावण आजाद की जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव दिखते हैं उसको लेकर। और उससे अलग अगर बात करें बीजेपी के सीधी टक्कर वाली पार्टी की, कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पर मेहनत करी है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसको देखते हुए यहाँ पर बीजेपी जो है उसका पक्ष यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि क्या यूपी में भी कोई सेंधमारी यहाँ पर हो सकती है बीजेपी की सीटों में? जी बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरह से सीटों का जिक्र किया मनीष, और बाकी अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो नजर ये आता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा घाटा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूर्वांचल में आपने देखा कि राजा भैया जिससे नाराज होते हैं, पल्लवी पटेल एक तरीके से बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं। तो तमाम जो चेहरे हैं वो बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल बनाते हुए नजर आए। और साथ में अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन की, जो सपा और कांग्रेस के साथ में एक तरीके से साथ चलते हुए नजर आए, मजबूत होते हुए नजर आए। अब क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती है? क्या बीजेपी को 25-30 सीटों घाटा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। हालांकि सरकार में कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाई पड़ रही है आते हुए, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं, वो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों के लिए मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अभी तो मोदी है तो मुमकिन है बीजेपी के लिए, लेकिन जैसे मोदी का नाम बीजेपी से हटेगा, यानी कि मोदी अगर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर नहीं चुनाव में आते हैं, नहीं चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, तो बीजेपी किस तरह से इस चुनाव को जीतने का प्रयास करे 2029 के, अगर बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं होता है तो क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति रहेगी जो डाउन वाली हम कह सकते हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ पर 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था वो कमजोर होता हुआ नजर आता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो 25-30 सीटें कम होने की बात कही जा रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी 62-63 सीटें जीती थी 19 में। ऐसे में अगर 20-25 सीटें कम होती हैं तो 50 के आसपास रहने का अनुमान है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा घाटा हो सकता है। क्योंकि 20-25 सीटें उत्तर प्रदेश में, 15-20 सीटें आप देखिए बिहार में भी कह सकते हैं कि बीजेपी को इन इतनी सीटों का झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अकेले इंडिविजुअल तौर पर अगर बात करें तो नजर नहीं आ रही। जी, तो बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आती है, और यहाँ पर वोट भी यहाँ पर बीजेपी के कम होते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से मतदान के दौरान अक्सर देखा गया, 7 चरण के मतदान में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर वोटिंग होती हुई दिखी। तमाम जो जनता है यहाँ पर नारेबाजी भी करती हुई नजर आई। वोटिंग के दौरान यहाँ पर कई चीजें ऐसी हुई जो बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। अमन जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं हरियाणा पर। तो हरियाणा में जिस तरीके से यहाँ पर सरकार का तख्ता पलट होने की यहाँ पर संभावनाएं नजर आ रही हैं, उसको देखते हुए क्या आपको समझ में आता है कि हरियाणा में जो यहाँ पर राजनीतिक माहौल चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी जो है इस लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर अपनी सीटों को कम करती हुई नजर आई है? देखिए जाहिर सी बात है 10 सीटें हरियाणा से आती हैं और बिल्कुल बीजेपी के लिए ये चुनाव मैं कहूंगा कि मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी का एक तरीके से सरकार डावाडोल होना आपने देखा कि दुष्यंत चौटाला उनसे अलग हो जाते हैं, बीजेपी बड़ी मुश्किल से सरकार बचाती हुई नजर आती है। फिर उनके जो साथ में 3 निर्दलीय विधायक होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, एक निर्दलीय विधायक की मौत हो जाती है, तो किसी तरह से बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए बढ़ जाती है कि 2 विधायक उनके कम हो जाते हैं। तो मिला जुला कर कहा जाए बीजेपी हरियाणा में पूरी तरह से फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। साथ में किसानों का जो गुस्सा है वो निकलकर हमने देखा कि लगातार जो उनको खदेड़ते हुए नजर आए, अनिल विज को घेरते हुए नजर आए किसान, और कई मुद्दों पर बात की। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं हरियाणा में भी जो रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 4 से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को आती हुई नजर आ रही हैं। अगर इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी को नजर आती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हरियाणा में भी कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि 4-5 महीने के बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में अभी से अगर कांग्रेस पार्टी दबाव बनाकर रखती है तो ये बीजेपी के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं होगा। इसीलिए हरियाणा के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए वो माहौल नहीं है जो 2019 वाला था, जहां पर बीजेपी ने 10 की 10 सीटें अपने नाम की थी। अब ऐसे में अगर बीजेपी 4 से 5 सीटें हार जाती है तो आप मानकर चलिए उनके लिए बड़े शिकस्त का विषय होगा कि हरियाणा जहां पर पूरी मेजोरिटी एक तरीके से जो बीजेपी की हुआ करती थी वहां पर सेंधमारी करके कांग्रेस पार्टी ने अपने पाले में 4 से 5 सीटें कर ली। साथ में कई जो नाम थे जो मौजूदा सांसद थे ब्रजेंद्र, उनको भी अपनी पार्टी में मिलाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में ये बताया जाता है, लगता है कि अब बीजेपी की जो लहर है उसकी जो लहर है वो कुंद होती हुई नजर आ रही है, उसकी जो परवाज थी वो अब नीचे आती हुई नजर आ रही है। और ये स्थिति बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि इस बार तो चलो जैसे तैसे कहीं ना कहीं सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं अगर आंकड़ों की बात करें तो, लेकिन 2029 में बीजेपी के लिए सरकार में रहना मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुश्किल होने वाला है।
तो 2029 में बीजेपी की सरकार के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का माहौल यहाँ पर चलता है उसको देखते हुए इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जो यहाँ पर दलों के बीच आपस में जो तीखी नोकझोंक देखी गई, एक दूसरे पर वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर किए गए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि इंडिया गठबंधन का पक्ष जो इस बार की लोकसभा चुनाव है उसमें काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। तो एनडीए गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं या बीजेपी को अगर ले लें तो इन तमाम दलों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसे में बीजेपी की यहाँ पर वोट कटिंग हो सकती है, यहाँ पर बीजेपी डाउन हो सकती है, और हो सकता है यहाँ पर लोकसभा चुनाव का जो 4 जून को नतीजा आना है उसमें आंकड़े पलटते हुए नजर आए और यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आए। और लेकिन अब ये तो खैर 4 जून की तारीख ही तय करेगी कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए गठबंधन दोबारा से यहाँ पर बाजी मारेगा, या 400 पार हो पाएगा, या फिर बीजेपी कम सीटों पर यहाँ पर सिमट जाएगी और इंडिया गठबंधन एक नया इतिहास रचते हुए और भी ज्यादा सीटों पर कब्जा करते हुए यहाँ पर एक अपनी जीत का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।